नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश का अन्नदाता सड़क पर है। मुंबई में किसान आंदोलन कर रहे हैं। नासिक से 180 किलोमीटर का पैदल सफर कर 40,000 से ज्यादा किसान मुंबई पहुंचे हैं। ये पूर्ण कर्ज माफी समेत कई मांग कर रहे हैं। वहीं आज की एक और बड़ी खबर यह है कि आज वाराणसी में पीएम मोदी की बोट डिप्लोमेसी दिखेगी। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वाराणसी जाएंगे और नाव के जरिए गंगा मां की सैर करेंगे। पीएम मोदी के काशी पहुंचने और उनकी बोट डिप्लोमेसी की हर खबर, हर तस्वीर इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की। नासिक से निकला किसानों का जत्था मुंबई के आजाद मैदान पहुंच गया। किसान आज महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव भी करेंगे। पूर्ण कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर ये किसान करीब 180 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद मुंबई पहुंचे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये किसान 6 मार्च को नासिक से मोर्चे पर निकले हैं। किसानों का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 2 बजे मुलाकात करेगा। किसान आंदोलन ने सियासत का भी रूप ले लिया है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों की कई मांगे हैं। किसानों की पहली मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, जो कई सालों से लंबित है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि वन इलाकों में जिन किसान जो खेती किसानी परंपरागत तौर पर कर रहे हैं, उनको वहां का पट्टा मिले, जो कानून यूपीए सरकार ने पास ही किया था। तीसरा उनका कहना है कि फसलों का समर्थन मूल्य उन्हें ठीक से नहीं मिलता, यानी उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह जाता खेती, इसकी भी मांग कर रहे हैं। उससे बड़ी जो उनकी मांग है वो ये है पूर्ण कर्ज माफी। वो चाहते हैं कि पूर्ण कर्ज माफी करे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कंडीशंस के साथ कर्ज माफी की बात कही है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं डिप्लोमेसी के फ्रंट पर बात करने के लिए। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी हैं और सौरभ शुक्ला, एडिटर इन चीफ न्यूज मोबाइल के हैं, जो किसान आंदोलन और प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा दोनों का जिक्र करेंगे। लेकिन प्रदीप सिंह जी, सबसे पहले आपका सवाल, 2019 से पहले जहां महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है? नहीं, देखिए, केवल दीपक जी महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश में किसान आंदोलित हैं। पूरे देश में पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो संकट में है। 70 साल से किसानों की मांगों की, उनकी जरूरतों की, उनकी सुविधाओं की उपेक्षा होती रही है। अब किसान संगठित होने लगे। एक मिनट आपको रोकूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, दो चीजें एक साथ चल रही, किसान आंदोलन और प्रधानमंत्री जो है वो बाबतपुर पहुंचे हैं इमैनुअल मैक्रों की अगवानी करने के लिए, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इस वक्त बाबतपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है पारंपरिक ढंग से। ये बाबतपुर हवाई अड्डे यानी लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे बनारस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचेंगे, जिनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस, इसीलिए बनारस से उनका बहुत ज्यादा प्रेम है। और बनारस में मां गंगा और काशी विश्वनाथ, प्रदीप जी भी मानेंगे कि विश्व प्रसिद्ध है और दुनिया से लोग उसका, दुनिया के कोने आदि नगरी कहा जाता है, आद्य नगरी कहा जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि पहली सिविलाइजेशन है, दुनिया का पहला जीवंत शहर है काशी, ऐसा कहा जाता है। और ये हमारी मान्यताओं में भी लिखा हुआ है। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब थोड़ी देर इंतजार होगा और उसके बाद वैसे ही टाइम कोऑर्डिनेटेड होता है, क्यों सर? टाइम कोऑर्डिनेटेड होता है, वैसे ही उनका प्लेन उतरेगा, स्वागत करेंगे और साथ ले जाएंगे। कैसे होता है यह फंक्शन? अभी देखिए, यहाँ पर ये जहां तक मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री इंतजार करेंगे यहीं पर अभी एयरपोर्ट पर, क्योंकि मेरे ख्याल है मैक्रोन का प्लेन भी कुछ ही मिनटों में उतरने ही वाला होगा वहां पर और उसके साथ ही चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट प्रोटोकॉल करता है, कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर ये वेटिंग रूम होगा, वहां पर वेट करेंगे। अभी देखिए, इंतजार करने के बाद में 15-20 मिनट जो भी है, तो उसके बाद चलेंगे वहां से फिर। ये सौरभ, फ्रांस की यात्रा, खासकर हमने सोलर एनर्जी पर लेकर जिस तरह से सम्मेलन किया, राफेल से जो है हमने पूरी दुनिया को राख बनाने की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को नहीं, अपने दुश्मनों को राख बनाने की बात कर रहे हैं। अगर इस ढंग से मैं शब्द को रखूं तो गलत नहीं होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पूरी यात्रा किन 3 मायनों में आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है इमैनुअल मैक्रों की? फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है और भारत का पुराना दोस्त रहा है।
1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अगर किसी देश ने भारत को समर्थन दिया था तो वो फ्रांस था। सैंक्शंस हटाने में उसका बहुत महत्वपूर्ण रहा था। और प्रधानमंत्री ने जो डिफेंस जो है, भारत की डिफेंस, आपने राफेल का जिक्र किया, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो सामयिक स्थिति है, पाकिस्तान चीन से खतरा है, उसके लिए राफेल फाइटर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वो दूसरी बात है। तीसरी बात है काउंटर टेररिज्म के लिए। तो अजीत डोवल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लगातार ही फ्रांस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के टच में रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण समय में फ्रांसी जो इंटेलिजेंस है, भारत को समय समय पर उसने जो भारत के आसपास जो टेरर ग्रुप्स काम कर रहे हैं उस पर इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता रहेगा। इस दौरे से और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मैं मायना बताऊं, ये पहला ट्रीटी अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर्स भारत में रहेगा और फ्रांस के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई है। और भारत एंड फ्रांस ने यह दिखाया है कि भारत एक बड़ा देश है, एशिया की एक महाशक्ति है और इस अलायंस का हेडक्वार्टर्स भारत में स्थापित होना इस बात का दर्शाता है। इसीलिए सामयिक दृष्टि से ये जो विजिट है प्रधानमंत्री और मैक्रों का जो बातचीत है वो काफी महत्वपूर्ण है। दीपक, बिल्कुल सौरभ, आपने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे बताए। लेकिन प्रदीप सिंह जी, अगर मैं इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के एंगल से देखूं, अगर मैं इसको भारतीय पॉलिटिक्स के एंगल से देखूं, अंतर्राष्ट्रीय बात तो हम करेंगे, ये क्या दर्शाता है? काशी उनको ले जाना, मिर्जापुर में उद्घाटन करवाना, फिर काशी में बोट की यात्रा करना। इससे पहले प्रधानमंत्री और कई चीजें कर सके हैं। जैसे वो सीन नदी में गए थे तो पेरिस में उन्होंने बाकायदा फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति के साथ एक लंबी यात्रा की थी। उन्होंने चाय पर चर्चा की थी बराक ओबामा के साथ। शी जिनपिंग को उन्होंने झूला झुलाया था। तो ये अनकन्वेंशनल सी डिप्लोमेसी, या ये कहें कि हट के डिप्लोमेसी, संबंधों को तारतम्य बनाने की दिशा में होती रही है। इसको आप प्रधानमंत्री की किस पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री की कोशिश जब से 2014 में कार्यभार संभाला है कि एक इनफॉर्मल इनपुट ले आए इन संबंधों में और पर्सनल रेपो बने जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनसे। दूसरा, ये डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस करते हैं प्रधानमंत्री। अपनी हर विदेश नीति के मुद्दे पर उनकी नजर में डोमेस्टिक ऑडियंस भी रहती है। तो उसका मकसद ये होता है ये देश के लोगों को बताना कि भारतवर्ष की दुनिया में इस समय क्या स्थिति है, किस तरह उसका कद बढ़ रहा है, किस तरह से उसका प्रभाव बढ़ रहा है, दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। उनकी प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर दुनिया के तमाम देशों में विरोध है। तो एक नई, उधर चाइना को आप देखिए, चाइना की हेजिमनी बढ़ रही है, वो अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा है। दूसरी तरफ जो है कई छोटे देश जो महाशक्ति नहीं है वो आपस में मिलकर एक जो है एकजुटता बनाना चाहते हैं जो इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो है जिनकी से हो। फ्रांस की नजर भारत पर है, भारत की नजर भी फ्रांस पर है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। रूस से हमारे संबंध उस तरह के अब नहीं रह गए जैसे पहले थे, आज से 10, 15, 20 साल पहले जो थी। तो भारत जो है फ्रांस को उस रूस के रिप्लेसमेंट के रूप में देखता है। तो अब हमारे और फ्रांस के संबंध ऐसे नहीं है कि हम बहुत बड़ा मार्केट है, यहां न्यूक्लियर प्लांट लग सकता है, दूसरी चीजें हो सकती। अब अभी जो बात कही है इस दौरे में, जैसे भारत की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा फ्रांस और फ्रांस की भारत, उससे भारतीय युवाओं के लिए, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुलेगा। तो ये भारत के युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए एक एवेन्यू खुलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है वो भारत फ्रांस के संबंध, वैसे तो दोनों देशों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट 1990 में हो गया था, लेकिन इधर कुछ सालों में दोनों देशों का ध्यान और दोनों देशों की नजर एक दूसरे की तरफ है कि कैसे एक दूसरे की मदद की जाए। वो चाहे काउंटर टेररिज्म की बात करें, आप क्लाइमेट चेंज की बात करें। देखिए, क्लाइमेट चेंज में अमेरिका को एक तरह से मैक्रोन ने रिबफ किया है, झटका दे दिया। जी बिल्कुल।
तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये इस तरह की कल्पना आप आज से 5-7 साल पहले नहीं कर सकते थे कि इस तरह का होगा। दूसरा, यूरोप में भी जो है जो फ्रांस का जो है प्रभाव ब्रेक्सिट के बाद बढ़ा है, और फ्रांस इस यूरोप से बाहर भी अपनी शक्ति जो है वो बढ़ाना चाहता है। ऐसे में एशिया में उसकी नजर भारत पर है। चीन के जो मैरीटाइम को लेकर जिस तरह के कंसर्न बहुत से देशों के हैं, उसके मद्देनजर भी भारत फ्रांस की दोस्ती, और दोनों ने ये तय किया है, अभी एमयू साइन हुआ है कि एक दूसरे के जो पोर्ट है, दूसरे स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस है, एक दूसरे के इस्तेमाल की इजाजत होगी। तो कुल मिला के भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की छवि अच्छी हो रही है, दुनिया के परिदृश्य पर भारत की से बढ़ रही है, भारत की से बढ़ रही है। और क्या से कर रहे हैं बनारस के लोग, यानी क्या कह रहे हैं बनारस के लोग, ये जानने के लिए हम शिवपूजन झा के पास चलेंगे। गोयल साहब से भी बात नहीं हुई है, उनके पास भी जाएंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्रांस रूस का एक सॉलिड रिप्लेसमेंट हो सकता है। हालांकि डिप्लोमेसी में कभी 1+1=2 नहीं होता है, और 1+1 11 भी हो जाता है कभी कभी, ये भी हमको समझना चाहिए। डिप्लोमेसी जीरो सम गेम नहीं होता है, लेकिन